आकाशवाणी है। अब आप शिवशंकर जोशी से समाचार सुनिए। देश में जगह जगह हो रही हिंसक घटनाओं की प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पटना में झांसी की रानी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्त्रियों का सामर्थ्यवान होना बेहद जरूरी है। अकोला के बड़े जमींदार और राष्ट्रीय नेता श्री खांडेराव पाटिल पर 5 अज्ञात लोगों ने हमला बोलकर उनकी आंखें फोड़ दी और दोनों हाथ को भी कटो दिए। श्री पाटिल को स्थानीय राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत चिंताजनक बताई जाती है। श्री पाटिल को एक दिन पहले ही जिला अदालत ने 2 दलित व्यक्तियों की आंख फोड़ने के आरोप से बरी किया था। अंबिका, अंबिका, पहचाना नहीं क्या तारा भाई? मैं मथुरा। अरे मथु तुम? सच, तुम्हारे फैशनेबल लुक की वजह से मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। आओ बैठो। आज कितने दिनों बाद आ रही हो? कोई पता ठिकाना है तुम्हारा? कहाँ, घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। 2 नौकर तो हैं अच्छे खासे, अब हमारे जैसा थोड़ी है तुम्हारा। नौकर तो सिर्फ तनख्वाह लेने भर के होते हैं, काम तो अपने को ही करने होते हैं। ये स्प्रे लेकर क्या कर रही थी? बाहर फूल पौधों पर दवा छिड़क रही थी। चींटी कीड़े सारे गुलाब के फूल खाए जा रहे हैं। अम्बू कहीं बाहर गई है क्या? अरे वो घर पर रुकती कब है? नहीं, सोचा शनिवार है, स्कूल तो सवेरे का होगा। उसके सभी दिन ना एक समान होते हैं। अब उसने अपनी स्कूल की बिल्डिंग के लिए कुछ काम निकाला है, उसके लिए उसे सीमेंट नहीं मिल रहा। सुनते हैं आजकल दान दिए बगैर सीमेंट नहीं मिलता। आजकल मिलता ही क्या है? अम्बू ना तुम्हारी सहेली है, उसे समझाओ। कभी कभी ना रात में 10 बजे के बाद आती है। जिला कलेक्टर क्या अकेले जाते? अरे लड़की की जात है, ये सब अच्छा दिखता है क्या? तारा भाई, आप बेकार में परेशान होती हैं। लड़की की जात कहने वालों में से नहीं है वो। आपको मालूम नहीं कि वो किन विचारों वाली है? तो भी क्या हुआ रे, मुझे ना बड़ा डर लगता है। मेरी माँ हमेशा कह रही थी कि लड़की जात को ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, और अंधेरा होने पर तो बिल्कुल नहीं। आपकी माँ दादी वाला समय गया तारा भाई, और अम्बू कोई साधारण लड़की नहीं, अन्ना साहब की लड़की है। अन्ना कहाँ गए? अरे पूछो मत, राष्ट्रीय शिक्षक होने के बाद तो पूछो ही मत। दिन भर भाषण करते हैं और तुम्हारे दिए हुए टेप रिकॉर्डर पर अपना भाषण टेप करके हर आने जाने वाले को सुनाया करते हैं। अरे मेरे तो कान ही पक गए हैं, पका लिया मुझे। रहने दीजिए तारा भाई, आपको तो किसी चीज में खुशी नहीं मिलती। अन्ना राष्ट्रीय शिक्षक में है, किताब मिला है उनको, आपको तो उनके सम्मान पर गर्व करना चाहिए। अरे क्यों नहीं होगा गर्व? देखो तो दिल्ली में मिले खिताब को फ्रेम करा के रखा है। अब मुझे तो उसका कोई उपयोग नहीं दिखता। अब जानती हो, फ्रेम के साथ साथ 2000 रुपए भी मिले थे, वो तो खर्च हो गए। और वो देखो फ्रेम, वो भी खाली है। सुंदर है, अच्छा है। अरे काहे का अच्छा है, पूरे 90 रुपए का है। घर में ससुर जी के समय से हनुमान जी की फोटो फ्रेम पड़ी, कहा कि हनुमान जी की फोटो हटाकर उसी फ्रेम में किताब को मढ़ दो। अरे कम से कम किसी काम तो आती पुरानी फ्रेम। होगा अन्ना ने शौक से फ्रेम करवाई होगी। लेकिन तारा भाई आपको तो शौक इनका नहीं, मत शौक वो मामलेदार का है। अब कलेक्टर साहब इनसे मिलने आ रहे थे, इसीलिए मामलेदार किताब को मरवा ला। अब इनका गुणगान करके कलेक्टर मामलेदार तो चले गए, और दूसरे ही दिन फ्रेम वाला आ गया, फ्रेम के 90 रुपए मांगने। अरे हंसते क्यों? जिससे देखो राष्ट्रीय शिक्षक को देखने चला आता है। अब इनकी के सीन निकल आई है। परसों ही मिनिस्टर आए, कहने लगे अन्ना यानी जिले का गौरव। सच, गौरव तो है ही हमारे अन्ना। अरे उससे क्या होता है? अब क्या इनका प्रमोशन हुआ या फिर इनकी पगार बढ़ी? हेडमास्टर होने का चांस था, हेडमास्टर, उसमें भी चित्रेबाई इनको पीछे करा के आ गई। कहाँ थी चित्रेबाई इससे पहले? अरे भाड़ में जाए वो। हमारे ये ना बहुत जल्दी बुलावे में आ जाते हैं। किसी ने भाषण सुनाया, गले में माला डाली, बस उसी में खुश हो गए। ऐसा क्यों सोचती हो तारा भाई? अन्ना की देशभक्ति का तो ख्याल करो। अरे 30 साल से सुन रही हूँ, परित्यागता स्त्री से विवाह किया। अरे ये तो आपका बड़प्पन था। अब आप सब इन्हीं की जय जयकार करें, और मैं जो उनके साथ 30 साल से रह रही हूँ, ये किसी को नहीं दिख रहा। रहने भी दीजिए तारा भाई। आज सुबह ही इनके 100 रुपए चले गए। 100 रुपए? वो कैसे? अरे सिद्धार्थ के साथ शर्त लगाई थी। इनको लगा था कि अकोला के बलात्कारी खांडेराव पाटिल को अदालत से कठोर सजा मिलेगी, पर वो तो छूट गया। सिद्धार्थ ने पहले ही कहा था कि पाटिल पैसे वाला है, सरकार पर पकड़ भी अच्छी है,
वो सबूतों के अब हमें छूट जाएगा और फिर भी पता नहीं क्यों शर्त लगा ली। सच कहती हूँ तारा भाई, आज सुबह ही समाचार पढ़कर मेरा तो शरीर जल उठा। ये पाटिल पहले दलित लड़कों के साथ बलात्कार करता है और जब उसके भाइयों ने उससे जवाब मांगा तो पाटिल ने उसके ही भाइयों की आंखें फोड़ दी और तो और वो पाटिल अदालत से भी छूट गया। सर, ऐसे समाचार सुन के ना मेरे भी शरीर में आग लग जाती है। तभी तो मैं अम्मू से कहती हूँ, बेटा अंधेरा होने के पहले घर वापस आ जाए। उसके घर आने तक तो मेरी जान ही अटकी रहती है और कुछ कह दो तो कहती है मैं लड़का होती तो ऐसा करती वैसा करती। तारा भाई अब बेकार में चिंता करती है, मुझे तो अम्बू पर गर्व होता है। उसके जैसे ही सर उठा के जीना चाहिए। हम जैसे से जो नहीं हो पाता वो वैसा कर दिखाती है। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम्हारे बाबूराव आजकल यही है फिर दौरे पर? कल ही गए हैं दौरे पर, तभी तो आज वक्त मिला। जानती हो कुछ दिन पहले अन्ना तुम्हारे घर जाकर बाबूराव से खूब लड़ा है। मालूम है, दोनों में खूब गर्मा गर्मी हुई, लेकिन बाबूराव कहाँ मानने वाले। लेकिन इतना अश्लील विज्ञापन, वो भी स्कूल के सामने। अन्ना ने पूरे 2 घंटे बहस की पर बाबूराव नहीं माने। उनका कहना था कि कंपनी का हेयर रिमूविंग क्रीम बिकने से मतलब बस। अच्छा आई, अब मैं चलती हूँ। आई हाँ, ये अम्बू की स्कूल की रसीद बुक, स्कूल के बिल्डिंग फंड की, और ये 1200 रुपए अंबिका को दे दीजिएगा। ठीक है दे दूँ। अरे मधु, हाय जी। तुम ना अंबिका की सहेली हो इसीलिए पूछती हूँ, अंबिका ने सिद्धार्थ के साथ कुछ निश्चित किया है कि ऐसे ही? क्या मतलब तारा भाई, उनका रहता पक्का है? वो तो निचली जाति का क्या नीचा और क्या ऊंचा तारा भाई? पर हम ब्राह्मण लोग हैं, हम इनसे बातों को क्या मतलब? और फिर इसमें हर्ज क्या है? ऐसे लोगों को फटाफट नौकरी मिलती है और फिर प्रमोशन। अरे काहे का प्रमोशन, वो तो कुछ करता नहीं है और कंधे में झोला लटका के इधर उधर घूमने से गृहस्थी नहीं चल जाती है। आप भी कमाल करती हैं तारा भाई। सिद्धार्थ एमए है, एमए। मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। सिद्धार्थ कहता है कि शादी के बाद पिताजी के झोपड़े में रहेंगे, उसके लिए अम्बू तैयार नहीं। अम्बू कहती है कि यहाँ रहेंगे, उसके लिए सिद्धार्थ तैयार नहीं। अरे मधु, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर हो गई अन्ना, अब निकल रही हूँ। आज के सम्मान समारोह में तुम्हें भी आना चाहिए था। सॉरी अन्ना, ध्यान ही नहीं रहा। जानती हो समारोह में ऐसी प्रचंड भीड़ थी कि बैठने को छोड़ो, खड़े रहने की मतलब मूंगी घुसने भर की जगह नहीं थी। अभी मूंगी कौन? मूंगी वो शक्कर में रहती ना, चींटी, उसको बोलते हैं मूंगी। अब ये क्या? अरे देख रही थी कि नारियल बचता भी है या ऐसे ही है। पर तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें बताता हूँ। आज के सम्मान समारोह में ऐसी प्रचंड भीड़ थी, ऐसी प्रचंड भीड़ थी कि ब्राह्मण सभा का हॉल खचाखच भरा था। चित्रबाई आई थी क्या? आई थी क्या मतलब? आई थी, उन्होंने भी सम्मान समारोह में भाषण दिया। और आपको क्या दिया? हमें ये शॉल कश्मीरी है। अरे वाह, कश्मीरी शॉल। मधु, सम्मान में मिले इन शॉलों का एक गुण तो होता है, रंग कच्चा, मगर दूसरे कपड़े पर लग जाए तो एकदम पक्का। अरे देखो तो, लेबल निकालना भी भूल गए। 23 रुपए 50 पैसे। अब रहने भी दो, तुम्हें तो भाव भावना की कदर करना भी नहीं आता है। अच्छा चाय तो पिला दो। लाती हूँ। जानती हो, मेरा भाषण सुनकर आज लोग भाव विभोर हो गए, इसलिए भाषण टेप करके लाया हूँ। सुनोगी? नहीं अन्ना, अभी मुझे देर हो रही है, मैं चल रही हूँ। बस 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बस 2 मिनट। इस देश में यदि सामाजिक क्रांति लानी है तो गांव में अन्ना साहब जैसे आदर्श शिक्षक होने चाहिए। ये सुंदरराव चौहान जिला परिषद के अध्यक्ष है। अभी आगे आ गया मेरा भाषण। अकोला के खांडेराव पाटिल को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पिछले कुछ महीनों से ये मामला चर्चा में है। कोर्ट के फैसले पर मुझे कुछ नहीं कहना, पर मूल घटना को याद करें। एक दलित लड़की का खांडेराव ने बलात्कार किया, पूरे गांव को मालूम है, मगर अदालत में कोई सबूत नहीं। उस लड़की के भाई ने पाटिल से कारण पूछा तो पाटिल ने उस लड़की की आंख खोली। लो चाय लो। लो मधु, चाय पियो।
मधु, अपने बाबूराव से कहो कि उनकी कंपनी ने स्कूल के सामने वाली होर्डिंग 3 दिन के अंदर नहीं उतारी तो मैं गांव भर की स्त्रियों का मोर्चा निकालूंगा। हाँ मथु, ये सब चित्र देखकर ऐसी घटनाएं होती हैं। अरे तुम जरा चुप रहोगी। तुम बाबूराव को बताओ कि मोर्चे की औरतें काफी नाराज हैं। उन्होंने होर्डिंग कोई नुकसान पहुंचाया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है अन्ना, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा आई, अब मैं चलती हूँ। ये तारा, हाँ, मुझे लगता है मधु का पति बाबूराव उसकी इच्छा कदर नहीं करता है। अरे कौन सा पति अपनी पत्नी की इच्छा की कदर करता है? अरे कुछ भी बोल देती तो किसको समझाए यार। अंबिका, आगे से आंदोलन में तुम्हें भी साथ रहना है। हाँ मैं देख लूंगी। और अन्ना साहब, हो गया सत्कार समारोह। अब मैं यहाँ होता तो आता जरूर, बस अभी भी बस से उतर के आया हूँ। हाँ, कहे तो ऐसे रहे हो कि जैसे यहाँ होते तो समारोह में अवश्य जाते। अन्ना, भाषण टेप किया है ना, मुझे सुनना है। कहाँ से आ रहे हो? नांदेड़ से दलित साहित्य सम्मेलन था और उसके बाद लातूर चला गया था। वहाँ नामांतर परिषद थी। तुम लोगों को भी हंगामा करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है। अन्ना, आप बार बार नामांतर के मुद्दे पर सिद्धार्थ को चढ़ाया मत करिए। नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, पर सच तो यही है ना, सवर्णों ने दलितों पर भीषण अन्याय किए और आज भी हो रहे हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ाई रुक नहीं सकती है ना। सिद्धार्थ, तुम अभी थके हुए हो, थोड़ी देर शांति से बैठो। अरे हाँ, तुम्हारी सहेली मधु अभी भी गई है। हाँ, बाहर हम लोगों की मुलाकात हुई थी। अच्छा। अम्बू, वहाँ टेबल पे तुम्हारी रसीद बुक और 1200 रुपए रखे हैं। बस 1200 केवल? अरे 1200 कम नहीं होते। तुम्हारी घटना बिल्कुल वैसी है। मेरी माँ हमेशा कहती थी। अरे तुम्हारी माँ क्या कहती थी मैं बताता हूँ इसको, तब तक तुम थोड़ी देर चाय ले आओ। लाती हूँ। तो अन्ना साहब, आज के सम्मान समारोह में तो आज के भाषण का बढ़िया रंग जमा होगा। अच्छा, तुमसे किसने बताया? ऐसा बस स्टैंड पे लोग बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि आपका भाषण ना बड़ा जोरदार था, ऐसा कह रहे थे। अन्ना, आप उस पर क्या विश्वास कर रहे हैं? वो आपको झाड़ पे चढ़ा रहा है। पर तुम्हें बता रहा हूँ अम्बू, आज का मेरा भाषण सचमुच में बहुत जोरदार था। इतना रंग जमेगा मैं खुद भी कल्पना नहीं कर पाया, इसीलिए टेप करके लाया हूँ। सुनोगी? उसी को सुनाइए। हाँ, नहीं, कल वो अभी मुझे जाना है। वो कह रहा अगले महीने मोर्चा है, एक गांव में पानी की टंकी में मीटिंग है आज रात को। कहाँ है मीटिंग? अब इसके स्कूल में है। मेरे भाषण ने रंग जमाया मतलब क्या? आज सुबह ही वो समाचार पढ़ा, उसी से भाषण के लिए उत्तम विषय मिला। कौन सा समाचार है ना? अरे वही, खांडेराव पाटिल के निर्दोष छूटने का। अरे अन्ना, अच्छी याद दिलाई। अब तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा मुझे। खांडेराव पाटिल छूट गया। उस समाचार पढ़कर तारा ने मुझसे कहा कि 100 रुपए निकाल के रखिए, आप शर्त हार गए हैं। सच, मैं हारा। अरे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पाटिल छूट जाएगा। कारण वो सवर्ण है, पैसे वाला है और फिर सत्ताधारी गुट का है, और तो और वो न्याय खरीद सकता है। वो समाचार पढ़कर मुझे बहुत धक्का लगा। सब कुछ दिन दहाड़े घटित हुआ तो भी कोई सबूत नहीं, बस उसी मुद्दे को उठाया, उसी से भाषण में रंग जमाया। अब बोलो क्या कहते हो? इतनी प्रचंड भीड़ थी कि चींटी घुसने की भी जगह नहीं। आई, तुम गई थी वहाँ? नहीं रे। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि चींटी घुसने की भी जगह नहीं थी? बाहर बाग में चींटियों का झुंड लगा है, वहां घुसने की जगह नहीं। फिर भी घुस आई मेरे गुलाब के फूलों की वाट लगाने। तो खांडेराव पाटिल छूट गया ना तो उसको खुशी मिलती है। मैं शर्त हार गया इस बात की भी। अरे अम्बू, तूने अभी भी ट्रांजिस्टर पर समाचार सुना क्या? थोड़ी देर पहले। नहीं तो, कौन सा समाचार? किसी ने उस पाटिल पर हमला बोला और उसकी आंख फोड़ डाली और दोनों हाथ कोहनी से तोड़ डाले। ब्रेवो, दैट्स द आंसर। अरे इन लोगों को ना ऐसे ही ठोका जाना चाहिए। न्याय को खरीदते हैं साले। निश्चित ही काम ना बंडा का होगा। अब ये बंडा कौन है? कानून हाथ में लेने वालों का दुश्मन, ये उसका घोष वाक्य है। कानून हाथ में लेने वालों को दुश्मन मतलब ये खुद कानून हाथ में लेगा, ये तो गलत है। नाम क्या है उसका? मालूम नहीं, सरनेम लगाता नहीं। अरे सरनेम लगाओ तो सुनने वालों का पेज पड़ता है कि कौन सी जाति का है, बैकवर्ड है, SC ST। बंडा कहा ना तो कोई झंझट ही नहीं। तुम पहचानते हो उसे? नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत है। लोग ऐसे ही कानून हाथ में लेने लगे तो... अरे लेना ही चाहिए, नहीं तो क्या हम दलित ऐसे अन्याय सहते रहेंगे? अरे सिद्धार्थ, तुम जो कहते हो सही है, पर हिंसा का जवाब हिंसा से देने से प्रश्न मिटते हैं क्या? अब इन प्रश्नों का उस माया से क्या संबंध? माया? अभी माया कौन है? माया गवई, जिसका खांडेराव पाटिल ने रेप किया वो। उसका तो नाम तक इनके जहन में नहीं। अब कौन करेगा उससे शादी? अरे शादी छोड़ो, एक स्त्री का अपमान हुआ है।
पैसे और सत्ता के बल पर उसको अपमानित किया गया है। यदि उसको न्याय नहीं मिलता तो क्या बदला लेने का भी उसका कोई अधिकार नहीं? नहीं, तो भी नहीं, क्योंकि ये हिंसाचार का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो इसके भयंकर परिणाम पूरे समाज को भोगने होंगे। सच कहूँ ना, ये सब ना बहुत बड़ी तादाद में होना चाहिए। क्या हिंसाचार? अरे बताओ। सीधे सीधे परस्पर युद्ध, उसके बगैर ये व्यवस्था, ये समाज बदलेगा नहीं है ना। अरे तुम क्या ये परस्पर युद्ध की भाषा बोल रहे हो? कंधे पर झोला लटका कर घूमने वाले तुम लोग आग लगाने के बाद खुद भाग जाते हो। कौन भागता है देख लीजिएगा। क्यों? नामांतरण के सवाल पर आप लोगों ने पूरा मराठवाड़ा खुलगा दिया, लेकिन मरा कौन? कौन मरा? मरे बेचारे निष्पाप, दीन, गरीब, दलित लोग, और कंधे पर झोला लटका कर घूमने वाले आप लोग मुंबई पुनः पलायन कर गए। लो आप लोग चाय पीजिए। लो चाय पियो। कौन है? पांडु, कौन पांडु? डाक बंगले से आया हूँ। साहब ने ये चिट्ठी भेजी है। अन्ना, गुलाबराव चौधरी आपसे मिलने आ रहे हैं। लो अन्ना, अब तो बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आने लगे। अब उनको यहाँ चाय पानी कराने के बजाय आप खुद क्यों नहीं चले जाते डाक बंगले दर्शन देने के लिए? साहब डाक बंगले से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले। मुझे यहाँ ठीक है। ठहरने को बोला है। अरे ठीक है, बाहर बैठ जाओगे तो भी चलेगा। पांडु दलित होगा इसलिए बात, ब्राह्मण होता तो यहाँ बैठ के चाय पी रहा होता। आई एम सॉरी, मैं बुला लाती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं, जात पात के कारण ना अन्याय हो रहा है, बस यही बतलाया। ये गुलाबराव है कौन? आपको याद नहीं? अरे बड़ी ऊंची पहुंच वाला है, राजनीति शुगर मिल, इस बार तो शायद पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ने वाला है। कमाल है अन्ना, अरे आपको याद क्यों नहीं आ रहा? पिछले साल ही तो हमने उसे नाक उचने चपवाए थे। अरे तुम लोगों ने तो इतने लोगों की नाक काटी है कि बस। माली बाई के घर पर कब्जा कर अपने साले को पेट्रोल पंप दिलवाना चाहता था वो गुलाबराव। आप कुछ याद आया? 12 घंटे तक घिराव किया था हम लोगों ने उसका। और वो उस बार नरवड़े ने अपने अखबार के माध्यम से काफी पॉपुलैरिटी दिलाई थी आप लोगों पे। छोटी गुल्ली तक भागा था। हाँ, अब सब याद आ रहा है। लगता है आपके दर्शन के बहाने वो फिर से कोशिश करना चाहता है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर इस बार माली बाई के रास्ते आए तो वो पर गोबर ही फेंकेंगे। अम्बे अम्बे जगदम्बे, शांत हो जाओ। गुलाबराव से भेंट करने के लिए आ रहा है। अन्ना, दर्शन हेतु आ रहा है, दर्शन हेतु। हाँ दर्शन है तो सही, पर ऐसे मौके पर पुरानी कड़वाड़ खोलना ठीक नहीं है। नहीं ठीक है अन्ना, आप दर्शन देने को तैयार हो जाइए, मैं निकलता हूँ। अन्ना, वो शर्त के 100 रुपए ना दे दूंगा, ले लीजिएगा। अरे जाने भी दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। उन पैसों से ना बच्चों में पेड़े बांट दीजिएगा। वो किस लिए? अरे खांडेराव पाटिल की आंख फोड़ने और हाथ तोड़ने की खुशी में बंडा था ग्रेट। कुछ भी कहो, सिद्धार्थ है धारदार। अन्ना, वो हंसी मजाक करता है, मगर उसके विचार कितने अच्छे हैं ये देखिए। कभी किसी गंभीर विषय पर चर्चा कीजिए आप, तब पता चलेगा आपको उसकी धार का। तुमसे एक बात कहूं, मेरा अपने 30 सालों का अनुभव है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं। पर सिद्धार्थ वैसा नहीं है, इसीलिए मुझे पसंद है। हाँ, भले ही वो पिछड़ी जाति का हो तो भी। अम्बू, ऐसे आड़ लेके ना तीर मत चलाया करो। मैंने कभी कुछ कहा क्या? तुम हमेशा ही कहती हो माँ, मेरे पीठ पीछे कहती हो तो भी मुझे पता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम लोगों का शादी का क्या प्रोग्राम है? अरे प्रोग्राम क्या, हम दोनों शादी करेंगे और क्या। अगर जो अपना पेट नहीं भर सकता वो तुम्हारा पेट क्या भरेगा? उसकी फिक्र आप लोग ना करें। तुमसे एक बात कहूं अम्बू, मनुष्य को सिद्धांतों पर चलना चाहिए, मगर हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है। मैं कुछ कहा तो उसे तुम वकीली भाषा कहोगी, मुझे पुरानी विचारधारा कहोगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सिद्धार्थ से शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना। अन्ना, हमने बहुत अच्छे से विचार कर लिया है। और तुम लोग रहोगे कहाँ? अब ससुर के झोपड़े पे, और वो तो बस स्टैंड पर खुली है, शराब भी पीता है और घरवाली को भी पीता है। और कल ही उसने अंदर शराब के लिए पैसे भी मांगे और आपने दे दिए। तो क्या करता, समझ ही तो है। हमारे आगे प्रश्न है, पर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा छोड़ इन सब बातों को। तारा, गुलाबराव आने वाले हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम। अरे वो भी मुझे ही करना पड़ेगा, शुगर मिल के मालिक हैं, या तो आते वक्त थोड़ी शक्कर ही लेते आए। अरे तारा, अन्ना, आय की भी अपनी चाहत होगी, हम दोनों तो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। घर की देखभाल, सबका खाना पीना, आने जाने वालों को चाय पानी, ये
चाहती होगी वो। आखिर कमी क्या है उसने यहाँ पर? वो परित्याग का भी मैंने सही बात किया, तभी दिन देखने को मिले उसे। बस भी करिए ना, इस विषय पर पहले भी हम खूब चर्चा कर चुके हैं। समस्याओं से सभी महिलाओं को जूझना पड़ता है, फिर वो चाहे कोई भी हो। साहब आ गए, साहब आ गए। नमस्कार नमस्कार। आइए, नमस्कार जी, नमस्कार। आइए मैं गुलाब राव जाधव। आइए। नमस्कार। अरे गुलाब राव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं अन्ना साहब? वास्तव में तो मुझे अपना सर रखना चाहिए आपके पैरों पर। आजकल ऐसे पैर कहाँ मिलते हैं जिन पर अपना सर रखा जाए। शर्मिंदा ना करें, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारी बेटी अंबिका, अंबिका शिवराम आपटे। अच्छा अच्छा, नमस्कार। आप लोगों की भेंट हुई है क्या पहले कभी? शायद नहीं। अच्छा अच्छा। और ये तारा, हमारी पत्नी। नमस्कार माँ साहब। माफ करें, आने की हड़बड़ी में फूलों का हार या कुछ और लाना संभव न हो सका। दरअसल माँ जी हमारे आदरणीय हैं, इनके सम्मान समारोह में मुझे भी आना था। चित्रे भाई से कहा था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आ सका। एक मीटिंग थी जो देर तक चली। वैसे आज आपके भाषण में जबरदस्त रंग जमाया, ऐसा सुना। अच्छा, आपसे किसने कहा? सुंदर राव चौहान, जिला परिषद के अध्यक्ष। हाँ हाँ, वही तो थे। समारोह की अध्यक्षता तो उन्होंने ही की थी। सुंदर राव यानी मेरा राइट हैंड, उनका फोन आया था। कह रहे थे अचानक गांव जाना हो रहा तो अन्ना साहब के दर्शन किए बगैर मत आइएगा। नहीं, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही। आप चाय या कॉफी क्या लेंगे? नहीं कुछ नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहली बार हमारे घर पधारे हैं, कम से कम एक कप चाय तो। सच में नहीं, मैं कोई औपचारिकतावश नहीं कह रहा हूँ। अन्ना साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपके घर में नहीं किसी मंदिर में आया हूँ। ऐसा कह के आपने जो मेरा मान बढ़ाया है उसका मैं आभारी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक साधारण शिक्षक हूँ और शिक्षा कार्य करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास भर कर रहा हूँ। वेद काल से यही मान्यता है, सर्वश्रेष्ठ दान यानी कि विद्यादान। मगर दुर्भाग्य आज समाज सब कुछ भूलता जा रहा है। खैर, ये भाई भी आपके स्कूल में है क्या? नहीं, इसका कुछ अलग कार्य क्षेत्र है। अम्बू, हाँ, देखो ये क्या पूछ रहे हैं। क्या? ये पूछ रहे हैं तुम क्या करती हो। वो अन्ना साहब कह रहे थे आपका कुछ अलग कार्य क्षेत्र है। ऐसा कुछ खास नहीं, बस पढ़ाने का एक नया प्रयोग कर रही हूँ। भाई मैं भी तो सुनो, सच में शिक्षण क्षेत्र का मुझे भारी आकर्षण है। अन्ना साहब, सहकारिता क्षेत्र या राजनीति में मैं दुर्घटनावश आ गया ये अलग बात है, अन्यथा मैं भी कहीं एक टीचर ही होता। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो सोचता हूँ जाना कहाँ था, कहाँ आ गया। कभी कभी लगता है सब कुछ छोड़कर नई पीढ़ी को पढ़ाऊं। शांति निकेतन तो बड़े काम है, मगर वैसा ही कुछ प्रकृति के गोद में एक निकेतन बनाओ और बच्चों का भविष्य ढालते हुए अपना जीवन। तो देर किस बात की गुलाब राव जी, आप फैसला लीजिए। मैं तो आऊंगा ही, साथ में और भी शिक्षक लेके आऊंगा। इतना आसान होता तो दिल्ली तक कल्पना हो जाती। वो कुछ लिए। अरे भाई, पूरे जिले की चुनाव व्यवस्था मेरे पास है, और फिर आजकल मुख्यमंत्री का चयन भी तो मेरी मर्जी से होता है। खैर, आप क्या कह रही थी? वो कुछ अलग सा प्रयोग? दरअसल सीमित दायरे में सोचने वाले को कुछ अलग सा ही लगता है। अन्ना साहब, ये क्या करती मैं अभी तक नहीं समझ पाया। अम्बू, देखो ये क्या पूछ रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर विद्यालय में पढ़ाती हूँ। अच्छा, वो लड़कियों का स्कूल? क्या? लड़कियों का या लड़कों के स्कूल को लोहिया जी का नाम देना उनका अपमान होगा, क्योंकि स्त्री पुरुष समानता पर जितना जोर लोहिया जी ने दिया उतना जोर आज तक किसी ने नहीं दिया। हाँ, राइट, एब्सोल्युटली राइट। लोहिया जी हमारे भी आदरणीय हैं। लोहिया जी ही क्या, जेपी, सरदार पटेल, ये सभी महान नेता हैं। राजनीति में हमारी दिशाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे महान हस्तियों का महत्व कम नहीं होता। और फिर आज की राजनीति में ऐसी हस्तियां हैं ही कहाँ। पहले लोग बड़े होते थे, समस्याएं छोटी, आज समस्याएं बड़ी, लोग छोटे। खैर, आपके स्कूल में नया मतलब अलग क्या है? हमारा समानता पर जोर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे विचार है। लोहिया जी कहते थे कि भारतीय नारियों के समक्ष आदर्श होना चाहिए द्रौपदी का। जानते हैं क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने शरणागति कभी स्वीकार नहीं की। उसने हर बार पुरुषों से जवाब मांगा और सवाल पूछकर हर बार उन्हें पराजित किया। लेकिन अपने यहाँ सीता और सावित्री के मंदिर तो मिलेंगे, पर द्रौपदी का नहीं। वो 5 पुरुषों के साथ शयन करती थी अंबिका देवी, उनके मंदिर कैसे मिलेंगे? जी, लोहिया जी ने इसे ही विकृत बुद्धि कहा है। मतलब मैं कुछ गलत बोल गया? गलत नहीं, गंदा और घिनौना स्त्री का विचार, मतलब उसके शरीर का विचार।
अन्ना साहब, आप ठीक कह रहे थे, ये लड़की वाकई थोड़ा अलग है। अम्बू, अपने बड़ों से संयमित भाषा में बोलना चाहिए। मैं हमेशा से यही कहता हूँ। जाने दीजिए, बोलने दीजिए। स्त्रियों को कभी कभार ऐसा आक्रामक होना ही चाहिए। मुझे गोल गोल मिमिया कर बोलना अच्छा नहीं लगता। सीधी बात करो तो अपने वजूद का एहसास खुद को भी होता है और सुनने वाले को भी। आई थिंक यू आर राइट। अन्ना साहब, इनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, फिर भी लगता है कहीं देखा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? बहुत बुरे, मतलब नहीं मिले, ऐसी स्थिति में मिले हैं। वो पेट्रोल पंप वाला मामला याद है आपको? माली भाई का, हम औरतों ने घेराव किया था आपका। अच्छा अच्छा। भाई अन्ना साहब, कुछ भी कहें, आज की शाम बहुत बढ़िया रही। एक बात बोलूं, वो जमीन मैं तब भी ले सकता था और अब भी ले सकता। लगी शर्त? कोशिश करके देखिए, छोटी खुलने तक मांगेंगे। ठीक है, राजनीति करने वाले हम लोग गंवाने का हिसाब नहीं रखते हैं, बस पाने का रखते हैं। वैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो अवश्य याद कीजिएगा। कौन सी विभाग है आपका? एजुकेशन। वो मंत्री तो बाला साहब देशमुख जी हैं, लेकिन आजकल उनका सारा काम मैं ही देखता हूँ। वो क्या है, बाला साहब आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में फिर शिक्षा मंत्री कैसे? वो पहली लाट के है ना, पीएम को समर्थन देने वाला पहला गुट। अरे उसको सीमेंट दिलवा दीजिए, इसके स्कूल की इमारत का काम रुक गया है। अरे आप बता दीजिएगा, बोरियां पहुंच जाएंगी। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ आया हूँ पेट्रोल पंप लेने, लेकिन मैं यहाँ डाक बंगले पर उद्योगपतियों की मीटिंग लेने आया हूँ। इस क्षेत्र में 4 कारखाने लगाने की योजना है। वैसे यहाँ से मेरा पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ने का भी इरादा है। आपको 8-10 उद्योगपतियों से मिलवा दूंगा, आपके स्कूल के इमारत के लिए अच्छा खासा डोनेशन मिल जाएगा। मांगने से भला ऐसे कोई देता है क्या? मैं कह रहा हूँ, आप तो लड़ती है, आप तो बस फॉलो अप करना है। तो फिर कब मिलूं? 21 तारीख को फिर मीटिंग है, शाम 6:30 बजे चलेगी। आप कभी आइएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इतनी मदद, वाकई ये आपका बड़प्पन है। अन्ना साहब, हम लोगों को जोड़कर चलने वाले लोग हैं, इसके बिना राजनीति होती है क्या? अच्छा चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार। अम्बू, नमस्कार माँ साहब। माँ साहब, कोई काम हो तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा। अम्बू, डाक बंगला तो गांव के बाहर है ना, तुम अकेले जाओगी वहां? तुम परेशान मत हो माँ, अन्ना को अपने साथ लेके जाना। माँ साहब ठीक कह रही हैं। उस समय ठीक नहीं चल रहा है ना, इसीलिए ऐसा कहती हैं। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, मैं अपनी गाड़ी भिजवा दूंगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं आ जाऊंगी। जरा विषय बदलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। दरअसल हमारे स्कूल के सामने, बाय द वे, कौन सा स्कूल है आपका? जी महात्मा गांधी विद्यालय। अच्छा, हमारे चित्रे भाई का स्कूल थी, उनका यहाँ ट्रांसफर मैंने ही करवाया था। जी, उस स्कूल के सामने एक बड़ी सी अश्लील होर्डिंग लगी है। अच्छा, हमारे तमाम विरोध के बावजूद भी उसे हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे तो उस होर्डिंग में कोई बुराई नजर नहीं आती। अन्ना साहब, मुझे तो लगता है अश्लीलता देखने वालों की नजरों में होती है। अजी विद्यार्थी नहीं, शिक्षक भी उस होर्डिंग कारण। अन्ना साहब, आजकल के लड़के हमारे और आपके जमाने के हैं। तो फिर पक्का रहा ना? मैं समझता हूं कि आपके जैसे राष्ट्रीय शिक्षक जो आदर्श शिक्षक होते हैं, उनका इस देश में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं समझता हूं कि आप सभी शिक्षकों
दर्शकों के हाथों इस महान देश का भविष्य सुरक्षित है। क्या अन्ना साहिब अपना ही भाषण सुन रहे हैं? नहीं रे बाबा, ये अपने राष्ट्रपति जी का भाषण है। हमें राष्ट्रीय खिताब देते समय बोले तो सुनोगे? अरे नहीं नहीं, इन लोगों के झूठे भाषण सुन के ना मेरे तो कान पक गए हैं। पर इस भाषण में दम है। आज वो राष्ट्रपति हैं, पर पहले वो शिक्षक थे। क्या अन्ना, अब पुराने लोगों का क्या है? मूल्य, मानवता, संस्कृति, परंपरा जैसे शब्द कान में पड़ते हैं और आप लोग खामखा खुशफहमी में आ जाते हैं। अजी उच्च वर्णीय और पैसे वालों के ये सब शाब्दिक खेल हैं और ऐसे दिखावटी और बड़बोलेपन की मूल समस्या में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं। अब जाने भी दीजिए। अंबिका कहीं गई है? हाँ, घंटा भर पहले बाहर गई थी, अब आती होगी। सिद्धार्थ, तुम्हारे पास थोड़ा समय है या जल्दी में हो अभी? थोड़ा समय है ना, क्यों कुछ विशेष? नहीं, कुछ विशेष नहीं। मैं लड़की के बाप हूं ना। क्या अन्ना, दहेज दे रहे हैं क्या? दहेज? मैं पूछ रहा हूँ तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? शादी अभी देखते हैं। अब सवर्णों की तरह जब जो मन हुआ नहीं कर सकते ना। अरे ये क्या बात हुई? एक तरफ तो सवर्णों से चिढ़ना और दूसरी तरफ उनकी लड़कियों के साथ में। मुझे लगा ही था कि शायद तुम आए हो। वो कैसे? मेरे कमरे में इतनी गर्मी जो हो रही है। क्या आई आप भी ना? अब ये आए हैं तो कम से कम चाय तो पिलाओ। लाती हूँ। अब ये आए हैं तो इन्हें बताओ। क्या? समधी जी बार बार आते हैं, 150 रुपए मांगा करते हैं। अरे जाने भी दो। अच्छा, मेरे पिताजी आए थे, शराब के लिए पैसे मांग रहे थे। अब किया ही क्या जा सकता है? इसका इलाज ही क्या है? क्या करूं अन्ना, माँ बाप ना तो छोड़ते बनता है ना साथ है। अब मेरी माँ तो कहती है कि बामन की लड़की घर नहीं आनी चाहिए। अन्ना, अगर हम सदियों से दबाए नहीं जाते तो क्या इस तरह के प्रश्न उठते? लेकिन हमारी बेटी का क्या होगा फिर? वो आप उस पर छोड़िए। ओह, तुम कब आए? हो गई थोड़ी देर। तुम कहाँ गई थी? स्कूल से फाइल लेने। गुलाब राव यादव से मिलने जाना है। स्कूल के लिए अनुदान दिलाने वाले हैं। उद्योगपतियों की मीटिंग चल रही, कुछ मिल ही जाएगा शायद। हाँ मालूम है, आज सुबह ही वहां होकर आया हूँ। दिन भर मीटिंग चलेगी। चोर साले मैट्रिक पास हमारे लड़कों से कारखाने में मजदूरी करवाते हैं। अरे मुझे बता के आया हूँ कि ये काम ठाकुर और बामन के लड़कों को दो, हमारे लड़के नहीं करेंगे काम। मोर्चा निकालने की धमकी दी है। अब इन्हें देखो, जहाँ तहाँ मोर्चे। अरे उसके बगैर ये व्यवस्था समाज बदलने वाला नहीं अन्ना। गुलाब राव तैयार हुए हैं ना, जमकर पैसा वसूलो, वजनदार आसामी है। और ये फालतू में ये माली भाई के लड़के के लिए ना फालतू की हुज्जत मत करो। अरे वो अध्याय अब खत्म हुआ तो फिर क्यों लड़ूं? नहीं, वो तुम्हारी आदत है ना, बस इसलिए बतलाया। अच्छा ये बताओ, तुम आ रहे हो ना मेरे साथ? अरे नहीं नहीं, वो रात की बस से ना कोल्हापुर जाना है। 200 रुपए चाहिए थे महीने के आखिर में सिद्धार्थ। अब क्या करूं, सुबह ही नामदेव का संदेश आया, कोल्हापुर बुलाया है। मोर्चे निकाले, माया का भाई मामला सुलझाना है। सुलझाइए। अरे होना तो ये चाहिए कि आप लोगों में से कोई पहले इस माया गवई से शादी करे, आदर्श करके दिखाए। जिसे देखो दूसरों ने क्या किया, बस इस बात की चिंता है। अरे तुम्हें क्या मालूम, ये तारा इसके पति ने छोड़ दिया था इसे। मैं 1 रुपया नहीं लाती थी, इसलिए तब मैंने उससे विवाह किया। आज यदि मैं अविवाहित होता तो माया गवई से मैं शादी करता, केवल झोला लेके नेतागिरी नहीं करता फिरता। बाद में आप लोग कुछ भी करिए, पहले चाय पी लीजिए। मेरी माँ ना हमेशा कहती थी कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। ओ हाँ, वो भजन से याद आया, वो माली विठोबा के पैसों को क्या हुआ? देखो, दरवाजे पर दोबारा नहीं आना चाहिए। अरे अपना काम करो, जब लेना देना कुछ नहीं तो बीच में टांग मत अड़ाया करो। इस महीने ये बहुत हुआ सिद्धार्थ। क्या करूं वो, पिछले 2 महीने से ना दौरे बहुत हो रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा अम्बू? चलेगा माँ, तुम परेशान मत हो। कल मथुरा ने स्कूल के लिए पैसे दिए थे ना, उसी में से दे रही हूँ, थोड़े समय के लिए। इसलिए कहता हूँ अन्ना, क्रांति बहुत कठिन काम है। और कठिन काम में ना हाथ नहीं डालना चाहिए। सीधा सादा जीवन जीने वाले क्रांति के बारे में सोच भी नहीं सकते अन्ना। जानते हैं, अपने मुख्यमंत्री नामदेव कामले को दलित विकास परिषद का चेयरमैन बना रहे हैं। 10,000 पगार, रहने को बंगला, लाल बत्ती की गाड़ी। और जानते हैं नामदेव ने क्या कहा? थूकता हूं सब पर। तो फिर नामदेव को क्या करना चाहिए? किसी भी कीमत पे ना प्रलोभन स्वीकार नहीं करना चाहिए।
अरे ये सब तो राजनीतिक दांवपेच है। बड़ी बड़ी सरकार देके लोगों को फंसाना, उन्हें आंदोलन से अलग करना। मुझे भी पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफर दे रहे हैं। अरे वाह, तो ले लीजिए। अरे मैं सिद्धांतों पे चलने वाला आदमी हूँ। निकलता हूँ। रात की बस से ना कोल्हापुर निकलना है, 4-6 दिन में लौटना होगा। कुछ भी कहो, लड़का है फायरी। अच्छा अन्ना, अब मैं भी तैयार होती हूँ। गुलाब राव यादव से डाक बंगले पर मिलने जाना है। आई। हाँ आई, मुझे भूख लगी है, चल पराठा बनाती हूँ। और सुन, अन्ना को अपने साथ लेती जाना, यहाँ बैठे बैठे वो करेंगे भी क्या। हाँ वो ठीक करी तुम्हारी माँ, वो आपसे रात भी हो सकती है। आप परेशान मत होइए, मैं रिक्शा बुलवा लूंगी। पर ये तुम्हारे साथ जाए, इसमें परेशानी कैसी। कोई मेरे साथ हो मुझे संभालने के लिए, इससे मुझे घुटन होती है। अरे अम्बू, मैं जाती हूँ। बैठो। नहीं तुमसे नहीं कह रहा हूं। गुलाब राव, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक। हाँ तो अंबिका देवी, ऐसे भी क्या जल्दी है, बैठो। अभी तो आखिर किस लिए रुकूं? यहाँ तो एक भी उद्योगपति नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मीटिंग अचानक 2 बजे खत्म हो गई। तो आप मुझे सूचित कर सकते थे। मैंने सोचा कुछ और मुद्दों पर बात हो सकती है, लेकिन मुझे किसी अन्य मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी। और मुझे करनी है। बैठ जाओ। माली भाई को समझाओ, 3.25 लाख दूंगा। कंपनसेशन कुछ तुम्हें भी दे दूंगा, लेकिन पहले पेट्रोल पंप मेरे कब्जे में दो, तभी दानकर्ताओं से अनुदान मिलेगा। मुझ पर विश्वास रखो, मैं बात का पक्का हूं। प्लीज, माली बाई का मुद्दा आप मेरे सामने मत उठाइए, वो अध्याय अब खत्म हो चुका है। नहीं 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 अंबिका देवी, अभी कहां खत्म हुआ है। तो इसके लिए कल आप मेरे घर आ सकते हैं, पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। एक बात बोलूं, आपने मेरा घेराव किया था, मैं भी तो कर सकता हूं। बहुत महंगा पड़ेगा। नरबड़े जी से कहकर सब कुछ अखबार में निकलवा दूंगी। जहां भी जाओगे पीछा नहीं छोड़ेंगे। भागते भागते धरती भी कम पड़ जाएगी। समझे? ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बात करते हैं। कदापि नहीं, सीधी तरीके से दरवाजा खोलो, नहीं तो क्या करोगी? लो, थोड़ी विस्की लो। गुलाब राव, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। इस तरीके का तीखापन मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक इट। तुम्हारे हिसाब से स्त्री और पुरुष समान है, इसलिए पूछता हूं। समझो, इसी क्षण तुम्हारा दीर्घ चुंबन लूं तो कान के नीचे इतनी जोर का दूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। अन्ना साहब ठीक कहते थे, तुम वाकई थोड़ा अलग हो। चित्रेबाई तो रोने लगी थी। मैं रोने वाली नहीं, दूसरों को रुला देने वाली हूँ। कहो तो अभी बताओ। भाई वाह, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। गुलाब राव, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। डाक बंगला बस्ती से बहुत दूर है, अंग्रेजों ने बनवाया था। सचमुच कितना चतुर थे ये। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, चलो। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे देखो, बेकार में गुस्सा मत करो, हैं? बस थोड़ा सा एंजॉय, और फिर तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, और इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा।
हाँ, फायदा अवश्य होगा। चित्रे बाई का कल्याण मैंने ही किया था। अगर उसे पता चल जाता मैं यहाँ डाक बंगले में हूँ तो अपने आप यहाँ, लेकिन अब वो थोड़ा ढल चुकी है। मेरा मतलब जवान नहीं रही। और तू अपने आप को जवान समझता है? तू जवान, ये तू तड़ाक की भाषा तुम्हारे जवान से अच्छी लगती, लेकिन मैं जवान हूं या नहीं चलकर देख तो ले एक बार। चित्रेबाई तो शादी के लिए भी तैयार थी, तुम कहो तो तुमसे भी शादी और तुझसे? अरे तेरे जैसे लोगों पर तो थूकूंगी नहीं मैं। जंगली हो तुम्हें क्या लगता है सत्ता और संपत्ति के जोर पर तुम किसी को भी झुका सकते हो? लेकिन याद रहे गुलाब राव, मैं झुकने वाली नहीं। लेक्चर पाती, शिक्षा और संस्कृति की बात करती हो। अम्मो, घर चलो, ये लो। हटो इससे मुझे दरवाजा खोलो, दरवाजा छोड़ो उसे। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, वरना दरवाजा तोड़ देंगे हम। मास्टर, पुलिस को सूचना दीजिए। मास्टर, यहाँ कोई पाठशाला नहीं लगी है। स्वागो, शिवा, बाहर निकाले गुड्डे को। अम्मो, मैं पुलिस को सूचना देता हूँ। थोड़ा पानी मिलेगा? हवाई रास्ते पर। कुछ होने से पहले ही पानी। लो, पियो। वैसे भी ये सब कुछ शांति से हो तभी सुख मिलता है। मैं आपको एक तत्व की बात बताता हूं अंबिका देवी, 99 रेप तुम औरतों की वजह से होता, जानती हो? पुरुष जैसा कहे औरत वैसा करती जाए तो फिर रेप करेगा। और ये अखबार वाले, इन्हें तो बस खबर चाहिए हम नेताओं का चरित्र हनन करने के लिए। दरअसल इससे इन्हीं का फायदा होता है, अखबार का सर्कुलेशन बढ़ता है ना। पर इस तरह की जबरदस्ती क्या ये ठीक है? ये तो पुरुषों का हक है देवी जी। ऐसा कौन कहता है? मैं कहता हूँ। एक बात बोलो। बोलो लेकिन जरा जल्दी। तुम टीचर लोग घंटा बजने तक बोलते ही रहते हो। खंडेराव पाटिल की मिसाल लीजिए, सत्ता और संपत्ति के नशे में चूर छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। उसके जैसे लोग पुलिस के संरक्षक, इसलिए पुलिस वाले भी वैसे ही आचरण करने लगे हैं। दोनों एक दूसरे को संरक्षण देने लगे हैं। और फिर ऐसा कब तक चलेगा? एक लड़की का जीवन बर्बाद करके आपको कौन सा सुख मिलता है? कौन सा? बस क्लास ओवर, बेडरूम उस तरफ है, चलो। मैं कहती हूँ दूर हटो। अरे चलो भी। साली, मेरी इतनी हिम्मत। पांडो, शिवा, बात है साली को। मैं कहती हूँ दूर हटो। सुने नहीं मुझे? मैं कहती हूँ दूर हटो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कपड़ा ठूस उसके। कपड़ा लेके आ। अबे अब कपड़ा ढूंढोगे? गांधी टोपी मुझसे मुंह बंद कर, इसका ले चल अंदर। हेलो जैन सर, गैंग थाने से मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। अच्छा, सामने मास्टर बैठा है, इसने इतनी रात गए। क्या करूँ साहब, मास्टर साहब ने बड़ा हंगामा मचाया, यही सामने वाले कमरे में बैठे हुए। अबे इतनी सी बात के लिए तूने मुझे नींद से जगा दिया। क्या करूँ साहब, थोड़ी बहुत ड्यूटी तो कभी कभार हमें भी निभानी पड़ती है। अब आप तो सब समझते ही हैं। सही सब छोड़िए, एक बात चुप रहा तो नहीं मानेंगे। चल पूछ ले जल्दी से। मास्टर साहब का कहना है कि उनकी बेटी अंबिका देवी दाल बनने गई थी और वहाँ आपने उनको जबरन कैद करके रखा हुआ है। बस दिमाग खराब हो गया, कहते ना अंबिका देवी वो यहाँ किस लिए होगी? अब मुझे आगे बताइए, मुझे क्या करना है? ये होम ड्रेस में भी है। अबे नया है क्या? सस्पेंशन में आया था या ट्रांसफर? चल खुद बोल दे। साहब बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं इस मामले को अपने साथ से टैकल करूंगा। अबे फोन रख। नहीं सर। अबे फोन रख। गुड नाइट सर। अबे फोन रख साला। ये तुरंत मरेंगे खुद, सस्पेंड होए। हम
अब आप शिव शंकर जोशी से समाचार सुनिए। आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति ने आज आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय नारियों को समाज के सामने सांस्कृतिक आदर्श रखते हुए परिवर्तन लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसक मार्ग किसी समस्या का समाधान नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से ही समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। वहीं एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा साहब ने कहा कि अकोला में प्रख्यात राजनेता श्री खांडेराव पाटिल के हाथ तोड़ने और आंखें फोड़ने वाले का सुराग देने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। कैसी तबीयत है? तुम्हें कुछ ला करके दूं? चाय, कॉफी? नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? एक ही बात को बार बार मत सोचो। एक बार कदम आगे बढ़ाए ना तो आप पीछे नहीं हटता है। अखबारों में कितना कुछ छप रहा है, हर तरफ धू हो रही है। इसीलिए कहती हूँ ना पुलिस कुछ करेगी और ना ही कोर्ट। हम मिडिल क्लास वालों सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम लोगों को ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, जहाँ ना हमें कोई जानता हो ना ही पहचानता हो। मिले कोई वकील? हाँ मिले, कहने लगे बहुत टेढ़ा मामला है। मतलब? अपने वकील ने तीनों के खिलाफ केस दाखिल किया है, गुलाब राव और उसके दोनों मददगार। पांडु गणपति ने गुनाह कबूल किया है। मगर पांडु गुनहगार नहीं है। क्या करे, जब पुलिस प्रशासन सत्ता सब कुछ गुलाब राव जैसे लोगों के हाथों में हो, कुछ भी हम बोलेंगे। पुलिस का कहना है कि उस रात डाक बंगले में पांडु गणपति था। उद्योगपतियों की मीटिंग खत्म होने के बाद गुलाब राव अपने साथी सेवा के साथ अपने खेतों की ओर चले गए थे और रात में 12 बजे वापस लौटे हैं। मगर आपने तो उसे देखा था ना, जब आप पुलिस चौकी गए थे तब इंस्पेक्टर गाडगिल ने गुलाब राव से फोन पर बातचीत भी की थी। मगर अब इंस्पेक्टर गाडगिल झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है मैं उस रात पुलिस चौकी गया ही नहीं, अपनी लिखित कंप्लेंट दूसरे दिन दी है उनको। आदमी इतना झूठ भी बोल सकता है? इस झूठी दुनिया में सच को पूछने वाला ही कौन है? अपने पुलिस वकील ने अपने पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया। शुक्रवार की सुबह हम दोनों मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर पुलिस चौकी पहुंचे। मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे होने की पुष्टि थी। डाक बंगले में घटना घटी ऐसी शिकायत भी पुलिस ने दर्ज की। पुलिस जब पूछताछ के लिए गेस्ट हाउस पहुंची तो गुलाब राव ने खूब खातिरदारी की। पांडु गणपति ने गुनाह कबूल कर लिया। ये पांडु ने नहीं, गुलाब राव ने किया है। इसे कोर्ट में साबित कैसे करेंगे? कैसे? मेरी मानो हमें ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। वकील की फीस कितनी? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए लाने कहा है तुम्हारे पास? यार पाना भी कितना कठिन है। यानी पहले अन्याय से हना और फिर न्याय पाने के लिए बाकी सब कुछ। इसीलिए आम आदमी अन्याय बर्दाश्त कर चुपचाप बैठ जाता है। मेरी मानो हम कहीं और चले जाते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। आई हम कायरों की तरह डरकर भागेंगे नहीं, अन्ना। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे पूरी ताकत से, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कैसी तबीयत है?
बाहर बगीचे में समय बिताइए। गुलाब के सारे पेड़ मुरझा रहे हैं। गुलाब के फूलों का नाम मत लो, नफरत होती है मुझे गुलाब के फूलों से। सब खत्म हो गया मधु, जिंदगी भी मुरझाए से हो गई है। ऐसा नहीं कहते आई। अरे आप चिंता क्यों करती हैं? हम लोग हैं आपके साथ। मुझे ना बड़ा डर लगता है, हर वक्त बस अन्ना और अंबिका की फिक्र लगी रहती है। हौसला रखो आई। 800 है और जमा करेंगे। तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। अन्ना को दे दो। अन्ना, आखिर कब तक मदद करोगे हमारी बच्चों? ये हमारी व्यक्तिगत परेशानी है। नहीं अन्ना, ये आपकी व्यक्तिगत नहीं, ये हम सब की परेशानी है। ये बलात्कार किसी एक स्त्री के साथ नहीं, बल्कि पूरी नारी जाति के साथ हुआ। यदि ये किसी और ने किया होता तो शायद अब तक पकड़ा जा चुका होता। लेकिन गुलाब राव जैसे लोग ऐसा करते हैं तो उसके पीछे पैसे और सत्ता का अहंकार छुपा होता है। इसीलिए गुलाब राव जैसे लोगों को पत्थरों से कुचल कर मार क्यों नहीं दिया जाता? जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। हमें लगता है ये तो झूठ है मधु। लेकिन कानून तोड़ना ठीक नहीं है। मधु, तुम थोड़ी देर रुकोगी ना? हाँ, लेकिन क्यों? मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। जाइए, आराम से जाइएगा। सुनो, ज्यादा देर बाहर मत रहना। आजकल अन्ना मुझे अकेला नहीं छोड़ते। क्या करूं? डर लगता है। वो यहाँ भी आ सकता है, उसके आदमी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर उसके आदमी यहाँ आ गए तो क्या आप और क्या मधु मेरी रक्षा कर पाएंगे? अरे कम से कम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इतना तो कर ही सकते ना हम लोग। और वो गांधी टोपी से सबकी आवाज बंद कर देंगे। जिस टोपी का जन्म आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हुआ था, उसका इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए गांधी जी होगी। कैसा लगता उनके? कहाँ जा रहे अन्ना? नरवणे साहब से मिलने। उन पे ज्यादा आश्रित ना रहे। क्यों? बाबूराव कह रहे थे कि उनकी कंपनी को ऊपर से आदेश है नरवणे के अखबार में रेगुलर विज्ञापन देने के लिए, और तो और सरकारी विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ाती है। वही पूछने जा रहा हूँ, आखिर आजकल समाचार को प्रमुखता देने खबरें क्यों आ रही है? पांडु से पूछताछ चल रही है, पांडु ने गुनाह कबूल कर लिया है। अगर यही लोग क्यों छप रहा है बार बार? क्या यही है लोकतंत्र का चौथे कमरे का सच? फिर वहां जाने का क्या मतलब अन्ना? नहीं, जाकर आता हूँ। चोर को कम से कम चोर तो कहना ही चाहिए। तिलक, लाला जगत नारायण बराबर की जयंतियां मनाते हैं और खुद को स्वतंत्र विचारों का पत्रकार कहते हैं। आता हूँ। अन्ना, आते समय बाबर नगर की तरफ से आएंगे क्या? क्यों? नहीं, उधर से आइएगा तो देखिएगा सिद्धार्थ आया या नहीं। हाल ही में कब आया था? कौन सिद्धार्थ? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही। आजकल औरंगाबाद में है ना? हाँ, ज्यादातर दौरे पर ही रहता है। कहीं जानबूझकर तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है ना, तो यहाँ रहकर लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, गुलाब राव के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करता वो? मोर्चा निकाला था उसने शुरुआत में, अच्छा था। प्रदर्शन करने वालों विज्ञापन की होर्डिंग तो डाली थी। अम्बू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दलित नहीं हो इसलिए जानबूझकर टाल मटोल कर रहे हो? शायद हो सकता है उसे वाकई समय ना मिल पा रहा हो। देखते हैं। वैसे इंसान को जिंदगी से अनुभव लेना चाहिए। फिलहाल तो अनुभव ही ले रही हूँ। जानती हो, कितने ही जान पहचान के लोग नजरें बचा कर निकल जाते हैं। अभी 2 दिन पहले मिसेस मुनगांवकर मिली। उनकी बेटी को घर जाकर 3 साल पढ़ाया मैंने। पहले कभी मिलती थी तो खूब बातें करती थी। अभी 2 दिन पहले जितना टॉकीज के पास मिली तो नजरें बचा कर चली गई। जाने दो, लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते। लेकिन सब मुझे ही दोषी क्यों ठहराते हैं मधु? शांत रहो अम्बू। परसों प्रिंसिपल के पास गई।
वो बोली जो हुआ सो हुआ, अब ये कोर्ट कचहरी क्यों? लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है। 4-5 बच्चों के पेरेंट्स आए थे, वो भी ऐसा ही दोहरा रहे थे। वाकई बहुत कष्ट होता है मधु। और दूसरी तरफ वो गुलाब राव चांद से छुट्टा घूम रहा है। फिक्र मत करो अम्बू, इस लड़ाई में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार कदम आगे बढ़ा दिए तो पीछे मत हटना। कदम आगे बढ़ाए मगर नतीजा क्या निकलेगा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। कचहरी में मोर्चा निकाला तो क्या हुआ? कलेक्टर मीटिंग में थे, ऑफिस का बाबू आकर मेमोरेंडम ले गया, गृह मंत्री आए, हम महिलाओं ने उनका भी घेराव किया, तो क्या हुआ? वो भी हमारी तरफ भूखी नजरों से ही देख रहे थे। लो, तुम्हारे सेनापति आ गए, अब लड़ो इनसे। मैं चलती हूँ। अन्ना कहने तक तो रुक जाओ। अरे अब मेरा यहाँ क्या काम, चलती हूँ। नमस्कार। बैठो, मैं चाय लेकर के आती हूँ। हाँ, अभी भी बस स्टैंड पे पिए, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। बैग बाबा के यहाँ तो घर भेज दिया था, औरंगाबाद से आ रहा हूँ, वहाँ का माहौल ना काफी गर्माया हुआ है। वो किस लिए? अरे वही नामांतरण के मुद्दे पे। पैसों की जरूरत नहीं लगी? नहीं, बहुत दिनों से नहीं मांगे, बस इसलिए पूछ रही हूँ। कमेटी के पास थे, और तुम्हारी भी तो प्रॉब्लम चल रही है। ओ, आज का समाचार देखा? माया के भाई की आंख फोड़ी तो दोनों आंखों के लिए 3000 का कंपनसेशन, और वहीं खांडे राव पाटिल की आंख फोड़ने वाले को पकड़ने वाले के लिए 10,000। बड़ा अजीब कानून है। अर्थात बंडा को पकड़ने के लिए? ये काम बंडा ने किया ऐसा प्रमाण नहीं है। सिद्धार्थ, एक बात पूछूं तुमसे, गुलाब राव अभी तक पकड़ा नहीं गया। तुम इतने दौरे कर रहे हो, लेकिन किसी भी भाषण में तुमने मेरा या गुलाब राव का नाम तक नहीं लिया, क्यों? अरे तुम पत्थर पे अपना सिर पटक रही हो। गुलाब राव ने अपना केस फुल प्रूफ बनाया है, वो तुम बेकार में अपनी बदनामी करवा रही हो। मतलब जैसा माँ कहती है तुम भी वैसे ही दोहरा रहे हो? चुप रहो, स्त्री है हम, हमें तो ये सब भोगना ही पड़ेगा। नहीं अम्बू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। अम्बू, जो संभव था वो तुमने भी किया है और मैंने भी। बस एक मोर्चा निकाला है। एक बात बताओ, यदि मैं ब्राह्मण ना होकर दलित होती तो तुम और मोर्चे नहीं निकालते मेरे लिए। तुम दलित लोग और नहीं लड़ते मेरे लिए, तुम भी जाति पर टिकने वाले हो। अरे अब माया का भी और तुम्हारी बराबरी कैसे होगी? वो अनपढ़ है, दलित है, उसे अपने अधिकारों की जानकारी नहीं, और तुम आत्मनिर्भर हो। फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ऐसा मैंने कब कहा? लेकिन अपने आंदोलन का इस्तेमाल में तुम्हारे लिए एक ब्राह्मण की लड़की के लिए करूंगा तो मेरे लोग मुझे निकाल फेंकेंगे। सिद्धार्थ, तुम्हारी ऐसी टाल मटोल वाली भाषा से मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों की भाषा बोल रहे हो तुम। झूठ, अपनी दोस्ती चलती रहेगी। अरे मैं तुम्हें हर प्रकार से मदद करता रहूंगा। अम्बू, मैं मानता हूँ अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, मगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मतलब क्या करने वाले हो? देखो, इसके लिए ना हमें ना शांति से विचार करना चाहिए। अभी कभी शादी करोगे मुझसे? हम कुछ समझने की कोशिश करो, ये सब फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। अर्थात मित्र के रूप में मैं चलती हूँ, लेकिन घरवाली के रूप में नहीं। देखो, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि अपने विवाह को लेके मेरे माँ बाप का विरोध है। अरे पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो, और फिर तुम्हारे साथ हुई ये घटना, इससे वो काफी घबराए हुए हैं। सिद्धार्थ, तुम ही ऐसा सोचते हो? जानकर बड़ी हैरानी हुई। एक बात बताओ, यदि किसी दुर्घटना में मुझे कोई गंभीर चोट लग जाती, तब भी क्या तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करते? नहीं अम्बू, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं जितना तुम समझ रही हो। अपने माँ बाप को समझा। तुम भी पुरानी परंपराओं के सामान्य पुरुष हो। मेरे साथ रेप हुआ है और मैं ही पतित हो गई। ऐसा मानने वाले पुरुष हो तुम। देखो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता और आज भी नहीं बोलूंगा। अरे तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उससे मुझे भी उतना सदमा पहुंचा है जितना तुम्हें, लेकिन मुझे संभलने को थोड़ा समय चाहिए। सिद्धार्थ, एक बात तो तुम्हें साफ कर देना चाहती हूँ, ऐसा पुरुष मुझे कतई पसंद नहीं, और ऐसा घरवाला भी नहीं चाहिए। पर पति के बिना जीवन नहीं चलता, ऐसा मानने वाली भी मैं नहीं। देखो, उसके बारे में ना हम बाद में विचार करते हैं। अब मेरे ख्याल से इस समय तो शांतिपूर्ण विचार नहीं हो सकता। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। दलित होने के नाते तुम पर होने वाले अन्याय पर चिढ़कर बोलते थे तुम।
सभी अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए, ऐसा कहते थे तुम। तभी तो मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हुई थी। लेकिन अब लगता है वो सब सिर्फ मुखौटे थे। तुम अन्याय के प्रति नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध हो। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन तुम आम पुरुषों की भीड़ से बिल्कुल भी अलग नहीं। और इतना सब जानकर मैं खुद से विवाह करूं, तो वो भी एक स्थायी रेखी साथ होता है। खैर, चलो अच्छा ही हुआ, जीवन भर के दर्द से आज मुझे मुक्ति मिल गई। गुड बाय सिद्धार्थ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तो सिर्फ शांतिपूर्ण विचार करने को कहा है। अरे अपना विवाह नहीं भी हुआ तो भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। नो थैंक्स, मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हुई, मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। हाय हाय, क्या हुआ तुम्हें? हाय, बैठो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाय, तुम्हारे मुंह से ये दुर्गंध कैसी? तुमने क्या खाया है? कहीं स्प्रे वाली जहरीली दवा तो नहीं? हाय हाय, ये क्या किया तूने? अन्ना, क्या अमूल? अन्ना, हाय ने स्प्रे वाली जहरीली दवा पी ली है। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। अब मैं भी जाता हूँ। नहीं आई। ये क्या किया तुमने तारा? दुनिया और ऐसा मत बोलो तारा। मैंने गुलाब के फूलों तो मरोड़ आई बात मधु, अदालत के फैसले के बाद वो दिखा था क्या? कौन? सिद्धार्थ? हाँ शायद, पर अब उस भीड़ में ना जाने कहाँ खो गया। रहने दो, ज्यादा सोचो मत, तनाव बढ़ेगा। इतना सब झेलकर हासिल क्या हुआ? इतना पैसा खर्चा हुआ, लोगों के व्यंग वार सहन किए, अदालत का फैसला के खिलाफ। और माँ, सब कुछ खर्च हो गया, लेकिन बेटा तू हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अदा, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ लाता हूँ, अभी लाता हूँ। मधु, कितना अजीब है ना ये समाज। कहा जाता है कि महिलाओं को स्वाधीन होना चाहिए। कई दशक पहले से समाज सुधारक यही दोहराते चले आ रहे हैं कि महिलाओं को स्वाधीन होना चाहिए, घर परिवार की जिम्मेदारी से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन घर के बाहर गुलाब जैसे भेड़िए घात लगाए बैठे हैं। शांत रहो अम्मू, सब कुछ ठीक होगा। अब क्या ठीक होगा मधु, अब क्या ठीक होगा? तुम्हें नहीं लगता कि कितनी बड़ी मानसिक यातना है ये? पहले बलात्कार, उसके बाद अगर कोई हिम्मत कर आवाज उठाती भी है तो हर तरफ बदनामी ही बदनामी, और अंत में अदालत का फैसला, वो भी इससे अच्छे वो राष्ट्र है जहाँ बलात्कारी को जान से मार दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा था, कुवैत में बलात्कारी को पत्थरों से कुचल कुचल कर मार दिया गया। उन्हें हम पिछड़ा देश कहते हैं और हम प्रगतिशील, विकासशील। विडंबना है। एक बात कहूँ, कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। हम आम आदमी और कर ही कह सकते हैं मधु, नाराजगी जताने के सिवा। गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। उससे भी सवाल हल नहीं होने का। कल को उनके लोग हम पर गोलियां चलाएंगे। आखिर में किसके पास ज्यादा गोलियां हैं? कानून हाथ में लेने से प्रश्न मिटते नहीं है मधु। कानून से प्रश्न हल भी नहीं होते,
कानून हाथ में लेने से भी प्रश्न नहीं मिटते, तो प्रश्न खत्म कैसे होंगे अन्ना? आखिर कैसे? कभी कभी सोचता हूँ कि तारा कितनी समझदार थी, वो ठीक कहती थी। हिम्मत रखिए अन्ना। अम्बू, संभालो अपने आप को। तुम सब लोगों को मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है ना। मुझे बहुत अफसोस है कि आप सब लोगों ने इतने सारे कष्ट उठाए, मगर नतीजा शून्य ही रहा। परेशानी में अपने लोग ही साथ देते हैं। हिम्मत रखो, मैं चलती हूँ। जानती हो अपने अखबार में नरवणे ने क्या लिखा है? नाम मत लीजिए उसका। एक आध बार वो आपके साथ जेल क्या चला गया, इसलिए उसका आदर करती थी मैं, लेकिन सरकारी विज्ञापन मिलते ही उसने अपनी औकात दिखा दी। कोर्ट में पूछे गए शर्मनाक सवालों को चटकारे लगाकर छापा उसने, और गुलाब राव के छूटने पर पहले पेज पर फोटो सहित अभिनंदन। जाने दो अम्बू, ऐसा ही होता है। पैसे के आगे ईमान, सिद्धांत सब छोटे पड़ जाते हैं। नरवणे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये घर बेचकर कहीं दूर चले जाओ। अन्ना, आपके वो तिलक गणेश शंकर विद्यार्थी के अवतार मिले तो उनसे कहिएगा कि मैं झुकने या दबने वाली नहीं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं लड़ूंगी, डटकर मुकाबला करूंगी। अन्ना, आप घबरा रहे हैं। नहीं, घबरा नहीं रहा अम्बू, बस मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेरा सारा जीवन सब राजनीति में बीता, और आजकल की ये गुंडागर्दी की राजनीति, इसका मुझे तनिक अनुभव नहीं है। समझ में नहीं आता कि इससे कैसे निपटा जाए। नमस्कार नमस्कार। इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो। जो कुछ भी हुआ आप लोगों के साथ, उसका मुझे बहुत दुख है। कोर्ट कचहरी में दोनों पक्षों को मानसिक पीड़ा तो होती ही है। अब फैसला जिसके खिलाफ होता उसे कुछ ज्यादा है, इसीलिए सोचा मिलता चलूं। फैसला आपके पक्ष में हुआ, इसका ये मतलब मत निकालिए कि यही इंसाफ है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। दरअसल हम राजनीति के खिलाड़ी हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं जीता ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, और आप पराजित हुए ऐसा आपको भी मानने की जरूरत नहीं है। और फिर किसी महिला को हराने से कौन सी इज्जत बढ़ती है ना? लेकिन अब आप यहाँ किस लिए आए हैं? ना साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि खामखा अहम पालने से शत्रुता बढ़ती है, और कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग राजनीतिक हैं, हमारे भी सुख दुख होते हैं। आप लोगों ने कितना हल्ला गुल्ला मचाया, मेरी और मेरी पार्टी की कितनी बदनामी की। लोगों ने तो मेरा पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म करने की कोशिश की। जानते हैं मुझे दिल्ली के कितने चक्कर लगाने पड़े, लेकिन बाद में हाई कमान ने माना ये सब मेरे चरित्र हनन का प्रयास था। खैर, अब मुझे इलेक्शन में टिकट मिल गया, मेरी तरफ से विवाद खत्म। अब मैं भला आपसे शत्रुता क्यों रखूं, आप ही बताइए। तो क्या आप यही सब बताने यहाँ हैं? हाँ, और आप सबसे माफी मांगने भी। अरे भाई, आप खड़े क्यों हैं? बैठेंगे नहीं क्या? भाई देखिए, उस बात के लिए मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ। मुझे मेरी बेटी को बर्बाद करने के बाद अब माफी मांग रहे हो? आप कोर्ट ना जाते तो ये रामायण ही ना होती। आपने रामायण का जिक्र किया, इसलिए बताता हूँ कि रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन उसके साथ इसी बात को आप बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? मैं माफी मांग तो चुका हूँ, लीजिए फिर मांग लेता हूँ। भाई, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। दरअसल मेरे स्वभाव में विरोध का कोई स्थान नहीं। दुख देकर काम कराना मेरी आदत है। विरोध करने को मुझे बहुत गुस्सा आता है, यूं कह कि मेरा माथा फटने लगता है। अरे भाई, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे क्षमा कर दे बस। और भाई, इलेक्शन में आप मेरे दिल से मदद करें।
ताकि विरोधी पक्ष के लोगों को चुनाव में अपने प्रचार के लिए आपके नाम का जिक्र करने का मौका नहीं। भाई मैं बताना चाहूंगा कि आपके वो सिद्धार्थ पवार, उसका क्या? उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया जा रहा है। मैंने ही सीएम साहब से बोला था। वो कभी स्वीकार नहीं करेगा ये सब। नहीं अंबिका देवी, वो नौकरी स्वीकार कर चुका है, वो भी लिखित में। दरअसल है क्या, ऊंची तनख्वाह, बंगला, गाड़ी, ये सारी सुविधाएं किसी भी इंसान को उसके सिद्धांतों से बहुत जल्दी दिखा देती है। जिंदगी भर रोज रोज कोई कहां से चिल्लाए, मैंने ही उसे समझाया, स्वीकार कर लो, आप अपने लड़कों को नौकरी दो और उनका कल्याण। समझदार, बहुत जल्दी समझ गया। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। खैर होनी तो नहीं चाहिए, और चुनाव के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या हो गई। गुलाब राव, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे लोगों का पार्लियामेंट में होना मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक? पार्लियामेंट के बारे में कुछ जानती भी हो कि जो कटार की भाषा तुम बोल रहे हो मैं समझता हूँ, लेकिन आपके कष्ट को भी मैं समझता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम बातचीत से इस समस्या का समाधान निकालेंगे, जिसके लिए आज शाम को आपको डाक बंगले पर आने का निमंत्रण देने आए। असंभव, वो वहां आएगी ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? आप आएंगे क्या? मैंने ये तो नहीं पूछा। आप आएंगे कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ वो वहां नहीं आएगी। तो आप भी आ जाइएगा, दोबारा ऐसी चूक नहीं होगी, आई प्रॉमिस। असंभव, नामुमकिन। डाक बंगले पर आना मुमकिन नहीं, यह इलेक्शन में मदद कर, दोनों ही असंभव। भाई अन्ना साहब तो इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका स्कूल स्थायी होगा, ऊपर की मंजिलें बढ़ेंगी और सब कुछ समाप्त हो जाए तो भी नामुमकिन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम संसार का नमक हो, यदि नमक के अपना खारापन छोड़ते तो नमक को खारा कैसे? आपने प्रभु यीशु का उदाहरण दिया, इसलिए एक बात बताता हूँ। बात मुझे अप्रिय लगती फिर भी बताता हूँ। एक शहर अमन में, कभी मौका लगे तो होकर आइएगा वहां की एक नर्स शहरुलता पांडे मुझसे टक्कर लेने के लिए। क्या हुआ, उन्होंने ने दिन दहाड़े बीच चौक पर उसे निर्वस्त्र कर दिया। बहुत बुरा। कहां क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो मैं नर्वस बात कर रहा था, लेकिन कह देता हूं, अगर अमेरिका के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। अनशन करने वालों के नकले उठाने वाले 1947 में इंग्लैंड चले गए। अब अगर अनशन पर बैठे तो कहां बैठे थे, लोगों के तो छोड़ो, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। मैं प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट में आज क्या करूंगा? वहां भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं। अन्ना, आप बैठिए। गुलाब राव, मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी। वेरी गुड, पहले कहा होता तो कितना अच्छा होता। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। वैसे कब आएंगी? अन्ना आपको सूचित कर देंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ अंबिका जी। अन्ना साहब, मौका लगे तो आप भी आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, अमेरिका, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बम्बू? क्या हुआ? अन्ना, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग की सारी नसें एक साथ फट गई हो।
अचानक? आपको तो कल आना था। स्कूल का काम जल्दी खत्म हो गया, शाम का समय, सोचा आप डाक बंगले पर ही होंगे। आओ बैठो। आपके जाने के बाद अन्ना और मैंने बहुत विचार किया। अच्छा क्या लोगे, ठंडा या गरम? तुम बैठो ना। विचार किया कि यदि आपने माफी मांग ली है तो फिर विवाद कैसा? वाकई तुम बहुत समझदार हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबको तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। वैसे कोर्ट में आपको जो कष्ट हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। केवल कष्ट ही नहीं, ना झेल पाने वाले खर्च भी। मेरी कुछ सहेलियों ने मेरी बहुत मदद की। आई नो। अंबिका जी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी सहायता के लिए एक योजना बनाई है। कैसी योजना? अन्ना साहब राष्ट्रीय शिक्षक घोषित हो चुके हैं, जिसके लिए जगह जगह पर जिला स्तर पर उनका भव्य स्वागत करेंगे हमारी पार्टी के। हर जगह उन्हें 25,000 की थैली भेजती है। नो प्रॉब्लम। फंड्स की कोई कमी नहीं है अपने यहाँ ऐसे कामों के लिए। अच्छा, और बदले में हमें क्या करना होगा? भाई, चुनाव में मेरी मदद। मैंने कल यहाँ कुछ पत्रकारों को बुलवाया है। कल मैं अन्ना साहब को 1 लाख की थैली भेजूंगा। दूसरे दिन बहुत सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर फोटो आप, मैं और अन्ना। गुलाब राव, एक प्रश्न पूछूं आपसे? Why not? पूछिए ना। आप इतना अच्छा बोलते हैं मगर मैं आदमी अच्छा हूँ अंबिका जी, अन्यथा राजनीति में इतनी तेजी से इतनी ऊंचाई तक ना पहुंच पाता। अरे कितने लोगों को साथ लाया हूं जिले में, मेरे बगैर सीएम का पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो फिर आप में इतनी राक्षसी प्रवृत्ति कैसे? प्रत्येक मनुष्य में देव और दानव दोनों होते हैं। दोनों में बराबर द्वंद चलता है, कभी देव ऊपर तो कभी दानव। दुर्भाग्य से उस रात मेरे अंदर का दानव मुझ पर हावी हो गया। वो सब याद आता तो बहुत दुख होता है। उसके लिए मैं आपसे फिर से क्षमा मांगता हूं। अंबिका जी, आपको लग रहा होगा कि मैं आज बुद्धिजीवी की तरह बोल रहा हूं। अंबिका जी, मैंने कई ऊंची सोसाइटी देखी, बिना पिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले 3 पैक पीने के बाद एक दूसरे को गालियां देते हैं। उनके अंदर का दानव जाग उठता है ना। वैसे थोड़ा बहुत मैं भी ले लेता हूं, आप लेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं पीती। कोई बात नहीं, वैसे कभी कभार लेने में कोई बुराई नहीं, एंजॉय के लिए। गुलाब राव, क्या आपने कभी शांत भाव से ऐसा सोचा है कैसा? कि एक स्त्री की भी अपनी प्रतिष्ठा होती है? होती है, क्यों नहीं होती। अंबिका जी, इस मामले में मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। अरे अभी वो कुछ दिन पहले ही तो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया था, तब मैंने इस विषय पर संवाद आयोजित किए थे। करने पड़ते हैं, मिनिस्ट्री से कोटा होता है ना। कुछ कार्यक्रमों का तो मैंने ही उद्घाटन किया था। तो फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? पूरे देश में रोज बलात्कार की घटनाओं के समाचार आते हैं। माफ कीजिएगा, इसका जिम्मेदार हम लोग नहीं बल्कि आप लोग। हम लोग? वो कैसे? हम जैसा कहें आप वैसा करते जाएं तो बलात्कार होगा क्या? हमारे मन के विरुद्ध, हमारी इच्छा के खिलाफ। इच्छा मन सब तो देखो, ये जो नई पीढ़ी की लड़कियां होती है ना, अरे महत्वाकांक्षी होती है। पुरुषों से बराबरी करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। तो ठीक है, मिलनी चाहिए स्वतंत्रता। घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, कहीं भी आने जाने की बराबरी, लेकिन पुरुषों से बराबरी। लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए? वो इसलिए अंबिका देवी कि भगवान ने नीचे भेजते समय जब
स्त्री और पुरुष को बराबर नहीं बनाया तो हम बराबरी का दर्जा कैसे दे सकते हैं? अब इसे आप क्यों समझिए? 9 महीने गर्भ में रखकर बच्चे को जन्म तो स्त्रियां देती हैं, लेकिन क्या वो अकेले यह काम कर सकती हैं? नहीं ना। इसीलिए स्त्रियों को अपना काम करना चाहिए और पुरुषों का अपना। वैसे देश भर में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही ना, एक तरह से अच्छे लक्षण। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, एकदम सुगला देख लीजिएगा, 7-2 साल में इस तरह की घटना होना ही खत्म हो जाएगी। जब स्त्रियों को पता चल जाएगा, चाहे जितना विरोध किया जाए, अगर बलात्कार होना है तो वो करेगा, फिर स्त्रियां विरोध करना बंद कर देंगी, और जब वो विरोध नहीं करेंगे तो बलात्कार कैसा? देख लेना, है ना पॉइंट? क्या सोशियोलॉजिकल पॉइंट है। पांडु, देख तो ये लाइट कैसे चली गई? पांडु को बाहर बांध के रखा गया है और लाइट गई नहीं, अंधेरा किया गया है। कौन है बे तू और अंदर कैसे आया? शिवा, लात मारकर बाहर निकाल इस साले को। शिवा को भी बाहर बांध के रखा गया। हाँ? और रख। इरादा क्या है? लेक ही है। चाची का देखो, ये तो धोखाधड़ी है। देख, मैं फिर कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा। तो अबे मुझे जानता नहीं है। जानता हूँ साहब, कौन है आप, लेकिन अगर मैंने कुछ किया ना तो आप अपने आप को भूल जाओगे। शीशे में चेहरा देखोगे तो खुद को पहचान नहीं पाओगे। गुलाब राव, इसे हल्के में मत लेना, ये अकेला नहीं है, इसके 4 साथी बाहर हैं। और ये आज के पांडव है। तुम्हारे जैसे लोग जब सत्ता और संपत्ति के नशे में अपनी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं तो ये उन्हें इंसाफ दिलाते हैं। अकोला के खंडेराव पाटिल के हाथ इन्होंने ही तोड़े थे और आंखें भी इन्होंने ही फोड़ी थी। और आज ये आप क्या करें? हम बैठकर बातचीत करते हैं ना। भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? अभी से पानी? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं गुलाब राव। ये क्या है? बांधो इसे, ठीक से बांधो। आप कहें तो इसका मुंह भी बंद कर दूं? नहीं, हम मुंह बंद करने के लिए गांधी टोपी का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी चीखों से मुझे संतुष्टि मिलेगी। हम कुछ सुना समझौते की बात करते हैं। आप चाहो तो हम तो 4 लाख रुपए देने को भी तैयार हैं। जल्दी करो, समय बहुत कम है। यहाँ तोड़फोड़ करके तुम्हें अगले के गांव भी जाना है। जल्दी करो, ले चलो इसे जहाँ इसने मेरे साथ। मुझे क्षमा कर दो, दोबारा से भूल
इंस्पेक्टर गाडगिल, मैं अंबिका शिवराम आपटे डाक बंगले से बोल रही हूँ। मैंने गुलाब राव यादव को क्या क्या किया तुमने उसके साथ? क्या जान से मारा था उसको? नहीं, उसका पुरुषत्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मैं यही डाक बंगले पर हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। काश उस रात भी आप आए होते तो